Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. Students, today we start chapter 9, our past history remaining part. Chapter 9 है The Making of National Movement 80-70 Decades 1947. तो हम ये जो स्टोरी है ये 1870 से 1947 के बीच का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में जो जो मोमेंट हुए थे वो रीड कर रहे हैं, जिसकी मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो पहले ही आपके पास सेंड कर दी है। आज हम जो इस चैप्टर का द मार्च टू डांडी डांडी की जो यात्रा थी उसके बारे में रीड करेंगे। गांधी जी के द्वारा दांडी तक एक यात्रा की थी, नमक से रिलेटेड, नमक आंदोलन जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसको आज हम रीड करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना है। द मार्च टू डांडी। डांडी एक जगह का नाम है जहां तक गांधी जी के द्वारा यात्रा की गई थी जो नमक कानून था उसको तोड़ने के लिए। पूर्ण स्वराज वुड नेवर कम ऑन इट्स ऑन। जो पूर्ण स्वराज है वो अपने आप आने वाला नहीं था, यानी कि जो आज़ादी है वो हमें अपने आप मिलने वाली नहीं थी, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ स्ट्रगल करना था। इट हैड टू द फोर्ट फॉर, इसके लिए हमें संघर्ष करना था या लड़ाई करनी थी। किसके खिलाफ? अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन 1930 गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट ही वुड लीड ए मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। तो जो नमक कानून था उसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने घोषणा की थी, ऐलान किया था कि हम नमक कानून तोड़ने के लिए एक यात्रा निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो कानून था उसके अकॉर्डिंग क्या था? द स्टेट हैड टू मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ साल्ट। तो जो नमक लॉ था, सॉल्ट लॉ था, उसके अकॉर्डिंग जो नमक का प्रोडक्शन किया जाता था या बिक्री की जाती थी उस पर सरकार का अकेले का अधिकार था। दूसरा व्यक्ति या कोई साधारण व्यक्ति नमक नहीं बना सकता था। नमक बनाना या उसको बेचना ये सब किसका काम था? सरकार का अधिकार था, मोनोपोली थी। Mahatma Gandhi, along with other nationalists, reasoned that it was sinful to tax salt since it is such an essential item of our food. तो गांधी जी और अन्य जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, उनका कहना था कि जो सॉल्ट पर टैक्स लगाया जाता है वह सबसे बड़ा क्या है? साइनफुल है, पाप माना जा गया है, क्योंकि जो हमारे खाने का सबसे एसेंशियल ज़रूरी आइटम है नमक, इसके बिना हम अपना खाना भी अच्छी तरह से तैयार नहीं कर सकता। तो ये सबसे बड़ी शर्म की बात है कि एक जो छोटी-सी नॉर्मल सी चीज़ जो हमारे जो खाने के लिए ज़रूरी है, उस पर भी टैक्स देना पड़ रहा है। द साल्ट मार्च रिलेटेड जर्नल डिज़ायर टू ऑफ फ्रीडम टू ए स्पेसिफिक ग्रीवेंस शेयर्ड बाय एवरीबॉडी दैट थर्स डिड नॉट डिवाइड द रिच एंड द पुअर। तो जो साल्ट मार्च था, जो साल्ट के लिए यात्रा निकालनी थी, वो किससे रिलेटेड थी? जर्नल डिजायर, जो लोगों की एक इच्छा होती है, व्यापक इच्छा बन चुकी थी लोगों की, एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था, यानी कि लोगों को आपस में जोड़ना था, जिसमें अमीर और गरीब, रिच या पुअर के बीच में कोई डिफरेंसेस या डिवाइड नहीं था, भेदभाव नहीं था। नमक आंदोलन के दौरान गरीबों को और अमीरों को जोड़ने का एक मेन काम किया गया था। गांधी जी एंड हिज फॉलोवर मार्च फॉर ओवर 240 मील्स। जितने गांधी जी को फॉलो करने वाले थे उन्होंने यात्रा की, कितने मील की? 240 मील तक। साबरमती से लेकर कहां से कहां तक यात्रा की थी उन्होंने? साबरमती के आश्रम से लेकर कोस्टल टाउन ऑफ डांडी, एक तटीय कस्बा है डांडी, वहां तक यात्रा की थी। टोटल कितने मील था? 240 मील था। दे ब्रोक द गवर्नमेंट लॉ बाय गैदरिंग नेचुरल साल्ट फाउंड ऑन द सी शोर एंड बॉइलिंग सी वाटर टू प्रोड्यूस साल्ट। तो इस प्रकार सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया था उसको तोड़ते हुए गांधी जी ने, कानून को तोड़ते हुए नमक को इकट्ठा किया जो समुद्र के किनारे पर था और उसको उबाल कर नमक तैयार किया। ये था दांडी मार्च या दांडी की यात्रा। कहाँ से स्टार्ट की गई थी? साबरमती से। और कहाँ तक थी? दांडी तक थी। कितने मील दूरी थी? 240। तो जो फॉलोवर थे सभी उस गांधी जी के साथ थे। तो ये इस पिक्चर में यही दिखाया गया, गांधी जी के फॉलोवर थे जिन्होंने। अब हम देखते हैं वुमन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, अंबाबाई फ्रॉम कर्नाटका। तो औरतों का कितना योगदान था किसमें? फ्रीडम स्ट्रगल, जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष था उसमें। तो यहाँ हम अम्माबाई के बारे में देखेंगे। जो अम्माबाई कहाँ से थी? कर्नाटका से थी। वुमेन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल मूवमेंट्स। अलग अलग बैकग्राउंड से औरतों ने भी नेशनल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। यंग एंड ओल्ड, जवान भी थी, बूढ़ी भी थी, सिंगल भी थी, मैरिड भी थी। दे केम फ्रॉम रूरल अर्बन, वो गाँव से भी थी और शहरी एरिया से भी थी। फ्रॉम बोथ कंजर्वेटिव्स एंड लिबरल होम्स,
कई जो लिबरल उदारवादी भी थी और कई रूढ़िवादी तरीके की थी। दे इन्वॉल्वमेंट्स वाज सिग्निफिकेंट फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल, वो सब इन्वॉल्व हो रही थी, महिलाएं आंदोलन में शामिल होने के लिए इकट्ठी हो रही थी। फॉर द वुमेन मूवमेंट्स एंड देमसेल्फ पर्सनली, इस प्रकार वो महिला आंदोलन में शामिल हुई थी, महिलाओं के द्वारा जो आंदोलन किए गए थे और उनकी हमारे जो स्ट्रगल था उनका बहुत ही योगदान था। बोथ ब्रिटिश ऑफिशियल एंड इंडियन नेशनलिस्ट फेल्ट दैट वुमेन पार्टिसिपेशन ग्रेव द नेशनल स्ट्रगल एज इमेंस फोर्स। जो अंग्रेज अफसर थे या इंडियन नेशनलिस्ट थे, दोनों को यह लगता था कि महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है, सहभागिता है, उससे हमारा जो नेशनल स्ट्रगल है वो और भी ताकतवर हो गया है, और भी पावरफुल बन गया है। पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम मूवमेंट्स ब्रोट वुमेन आउट ऑफ देयर होम्स, तो औरतें भी घर से बाहर आने लगी, किसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए, नेशनल फ्रीडम या मूवमेंट्स, जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट था उसमें भाग लेने के लिए औरतें घर से बाहर निकली। इट गेव देम ए प्लेस इन द प्रोफेशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट कुड पेव द वे फॉर इक्वलिटी विद मैन। इस प्रकार अलग अलग जो प्रोफेशन है, व्यवसाय है या सरकार है, जो भारत की शासन है, उसमें पुरुषों के साथ साथ औरतों को भी समानता का क्या जाना चाहना चाहिए, समानता का मार्ग दिखाया जाना चाहिए, यानी कि औरत और पुरुष को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। व्हाट सच पार्टिसिपेशन मीन फॉर वीमेन इज बेस्ट रिकाउंट बाय देम। अंबाबाई ऑफ कर्नाटका हैड बीन मैरिड एट एज 12। जो अंबाबाई थी कर्नाटका से, उसकी छोटी सी उम्र में 12 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई थी। और ये यहाँ पर पार्टिसिपेशन का मीन क्या है, औरतों की भागीदारी का अर्थ क्या है, तो इसमें अम्बाबाई एक छोटी सी एज में जिसकी शादी कर दी गई थी, विडो एट 16, 16 साल की उम्र में वो विडो हो गई थी, विधवा हो गई थी। सी पिकेटेड फॉरेन क्लोथ्स एंड लिक्विड शॉप इन उडीपाई, तो उन्होंने उडीपाई में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग करवाने में उसने योगदान दिया था। सी वाज अरेस्ट, उसको अरेस्ट किया गया, सर्व ए सेंटेंस एंड से वाज री अरेस्टेड, तो उसको गिरफ्तार किया गया, सजा भी दी गई थी, और रिहा होने पर उसको दोबारा, एक बार छोड़ दिया गया था, उसको दोबारा री अरेस्ट किया गया। बिटवीन प्रेजेंट टर्म सी मेड स्पीच, टोट स्पिनिंग्स एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रभात फेरी, तो जिस दौरान वह जेल में थी, जेल में होते हुए उसने सभाओं का जो भाषण था उनको तैयार किया, कताई बुनाई सिखाई, और उसने प्रभात फेरी का आयोजन भी किया था। अम्मा बाई regarded these as a happiest day of her lives because they gave it a new purpose and commitment। तो वो मानती है कि जो टाइम पीरियड था सबको जीवन का सबसे अच्छा टाइम पीरियड मानती है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में उसने एक नया पर्पज और कमिटमेंट मिला लाइफ में। विमेन however had to fight for their right to participate in the movements during the salt satyagrah। For instance, even Mahatma Gandhi initially opposed to women participation, Sarojini Naidu had to persuade him to allow women to join the movements। आंदोलन में हिस्सेदारी यानी सहभागिता, अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं द्वारा काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। उदाहरण के तौर पर जो साल्ट सत्याग्रह था, नमक सत्याग्रह था, उसके दौरान खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी का समर्थन नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में सरोजिनी नायडू के कहने के बाद वह इस बात के लिए तैयार हुए कि महिलाओं को आंदोलन में शामिल किया जाए। तो इस प्रकार ये महिलाओं की जो भागीदारी है कैसे बढ़ावा मिला। पीजेंट ट्राइबल वीमेंस पार्टिसिपेट्स इन लार्ज नंबर, तो जो दांडी यात्रा थी इसमें किसानों के द्वारा, औरतों के द्वारा और जनजातीय लोगों के द्वारा काफी मात्रा में पार्टिसिपेट किया। ये बिजनेस फेडरेशन पब्लिश पैम्पलेट्स ऑन द साल्ट इश्यू, तो एक जो पब्लिश था नमक के जो मुद्दे थे वे व्यावसायिक बिजनेस फेडरेशन जो व्यावसायिक संघ था उसके द्वारा पब्लिश किया गया, एक पंपलेट पब्लिश किया गया नमक के मामले में। द गवर्नमेंट ट्राई टू कर्स द मूवमेंट थ्रू ब्रूटल एक्शन अगेंस्ट पीसफुल सत्याग्रह, 1000 वर सेंट टू जेल। तो इस प्रकार सरकार ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इस प्रकार के जो पीसफुल सत्याग्रह था, शांतिपूर्ण सत्याग्रह के रोकने के लिए, दमन करने के लिए, आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया था, जिसके कारण हजारों जो मूवमेंट करने वाले थे, आंदोलन करने वाले थे, उनको जेल में डाल दिया गया, जेल भेज दिया गया। द कंबाइंड स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल bore fruit when the governments of India Act 1935 provincial autonomy and the government announced election to the provincial legislature in 1937. The Congress formed government in 7 out
11 प्रोविंसेस। तो यहाँ देखते हैं कि इन सत्याग्रह का कितना इफेक्ट हुआ, कितना असर हुआ। तो इस प्रकार जो भारतीय लोगों के द्वारा स्ट्रगल किए जा रहे थे, संघर्ष किए जा रहे थे, तो उसका प्रभाव हुआ। उस प्रभाव के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1935 में एक प्रांतीय स्वायत्तता, यानी कि हर प्रांत को स्वतंत्रता मिली, उसके लिए एक एक्ट बनाया था, अनाउंस किया गया था 1935 में। पूछा जा सकता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एक्ट वो कब बनाया गया? 1935 में, जिसके अकॉर्डिंग 1937 में लेजिस्लेटिव प्रोविंस के इलेक्शन किए गए और इस इलेक्शन में जो हमारी कांग्रेस थी, आईएनएस थी, उसको 11 में से 7 प्रांत की सीटें मिली थी। तो यहाँ जो इलेक्शन हुआ था वह हमारी कांग्रेस पार्टी को 11 प्रांत में से 7 प्रांतों की सीटें मिली थी। इन सितंबर 1939 में, अब आगे 1939 में, आफ्टर 2 ईयर कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस, कांग्रेस के जो कानून थे उसके अकॉर्डिंग वहां शासन चलाया गया प्रांतों में। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट, और 1939 में कौन सा वर्ल्ड वार शुरू हो गया था? सेकेंड वर्ल्ड वार। क्रिटिकल ऑफ हिटलर, जिसमें बुराई की गई थी हिटलर की, कांग्रेस लीडर वर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश वार फोर्ट। तो इसमें जो हमारे कांग्रेस के नेता थे वो मदद करना चाहते थे, ब्रिटेन की, इंग्लैंड की मदद करना चाहते थे, बट इन रिटर्न दे वांटेड दैट इंडिया बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस आफ्टर द वार। और इसके बदले क्या चाहते थे कि इस युद्ध के बाद, इस युद्ध में हम आपकी मदद करेंगे, भारतीयों ने ऐसा कहा, लेकिन इस युद्ध के बाद हमें पूरी तरह से स्वतंत्रता मिल जानी चाहिए। इस अगर आप हमें स्वतंत्रता देंगे तो हम आपके सेकेंड वर्ल्ड वार में मदद करेंगे। ब्रिटिश रिफ्यूज टू कंसेट द डिमांड, द कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइन इन प्रोटेस्ट। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीयों की यह बात नहीं मानी और कांग्रेसी जो सरकार ने इसके लिए इस्तीफा दे दिया। यानी कि जिस प्रांतों में कांग्रेस की जो सरकार बनाई गई थी 1937 के इलेक्शन में, तो वहां से उनको रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ दे रखा है इस पिक्चर में सरोजिनी नायडू जी, ये किसके साथ है? गांधी जी, महात्मा गांधी जी के साथ हैं। सरोजिनी नायडू ये जो पिक्चर में दिख रही है, ये 1931 की बात है। एक्टिव नेशनल मूवमेंट सिंस अर्ली 1920, नायडू वाज ए सिग्निफिकेंट लीडर, दांडी मार्च, शी वाज ए फर्स्ट इंडियन वुमन बिकेम ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट के रूप में जो और थी वो कौन थी? फर्स्ट इंडियन वुमन थी, सरोजिनी नायडू थी। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब यहाँ एक छोटा सा वीर लखन नायक है जिसको हैंग कर दिया गया था, फांसी पर लटका दिया गया था, इसके बारे में हम यार पढ़ते हैं। बाजी मोहम्मद, प्रेसिडेंट ऑफ द नबरंगपुर, कहाँ का थे? प्रेसिडेंट थे नबरंगपुर कांग्रेस के, ओडिशा। 1930 की एक रिपोर्ट है। अगस्त 25, 1942, 19 पीपल डाइड ऑन द स्पॉट इन पुलिस फायरिंग एट द पर 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 परपंदी in the Nabarangpur. Many died thereafter from their wounds. Over 300 were injured. More than 1,000 were jailed in Koraput districts, and several were shot on executed. Veer Lakhan Nayak, legendary tribal leader who defied the British, was hanged. तो यहाँ एक 2592 की एक रिपोर्ट है। 19 जो व्यक्ति थे नबरंगपुर के पर परंदी में की पुलिस फायरिंग के मौके पर मारे गए थे। बहुत सारे लोग बाद के जो उनके वाउंड्स थे, उनके घाव के कारण मारे गए थे। 300 से ज्यादा लोग वहां घायल हो चुके थे और 1000 लोगों को वहां जेल में डाल दिया गया था। 1000 लोगों को जेल में डाल दिया गया था और कई लोगों को गोली मार दी गई थी और कई को फांसी पर लटका दिया गया था। जो वीर लखन नायक हैं उनको भी फांसी पर लटका दिया गया था क्योंकि उन्होंने एक जनजातीय नेता थे, वो वीर लखन, और जनजातीय ट्राइबल नेता थे, इसलिए उनको फांसी पर लटका दिया गया था। तो ये वीर लखन के बारे में ही बताया गया है, ये एक रिपोर्ट में बताया गया है। अब यहाँ देखते हैं नायक बाजी टेल्स। तो यहाँ बाजी क्या बताते हैं हमें? लखन वाज वरीड अबाउट बीइंग एग्जीक्यूटेड, ओनली सेड ही वुड नॉट लाइक टू सी फ्रीडम डॉन। तो जो लखन थे अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उनको इस बात का सबसे बड़ा दुख था कि आज़ादी का जो सवेरा है वो नहीं देख पाएंगे, फ्रीडम डॉन नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहम्मद मोबिलाइज टू 20,000 पीपल टू ज्वाइन द नेशनल स्ट्रगल्स। जो बाजी मोहम्मद थे जिन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को आपस में इकट्ठा किया था और कई बार उन्होंने सत्याग्रह किया था, कई बार पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सेकेंड वर्ल्ड वार, इन द क्विट इंडिया मूवमेंट्स एंड सेवरल लॉन्ग जेल टर्म। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ विरोध भी किया था, भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था और कई
बार लंबे समय तक जेल भी रहे थे। अब यहाँ देखते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या है। कैपेसिटी ऑफ द प्रोविंस टू मेक रिलेटिवली इंडिपेंडेंट डिसीजन व्हाइल रिमेनिंग विद इन ए फेडरेशन। तो यहाँ फेडरेशन के होते हुए भी, यानी किसी दूसरे देश की सरकार के होते हुए भी, प्रांतों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की कैपेसिटी हमारे पास होनी। जैसे कि 1937 के इलेक्शन हुए थे, अभी हमने प्री किया, और वहां पर हमारी आईएनएस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो वो था हमारा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब हम यहाँ देखते हैं पिक्चर, तो इसमें दिखाया गया है फिगर 14 में, क्विट इंडिया मूवमेंट्स में 1942 में डेमोन्स्ट्रेशन clashed with police everywhere, many thousand were arrested, over 1,000 killed, many more were injured। तो ये 1942 की एक घटना है जिसमें जो प्रदर्शन करने वाले थे, प्रदर्शन कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, पुलिस से ये बदला ले रहे थे, तो हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया, हजारों लोगों को मार दिया गया और असंख्य लोग इसमें घायल हो गए थे। अभी यहाँ सुभाष चंद्र बोस के बारे में दे रखा है, जिन्होंने आईएनए बनाया था। तो सुभाष चंद्र बोस क्या थे? एक रेडिकल नेशनलिस्ट थे विद सोशलिस्ट leanings. Bose did not share गांधी जी deal of हिंसा, तो रिस्पेक्टेड हिम एज द फादर ऑफ द नेशन। गांधी जी को रिस्पेक्टेड, प्रेम से क्या कहते थे? फादर ऑफ द नेशन की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी जनवरी 1941 में। सिक्रेटली लेफ्ट द कलकत्ता, उन्हें गुप्त रूप से कलकत्ता छोड़ा, और वेंट इन सिंगापुर, सिंगापुर में चले गए बाय जर्मनी से होते हुए। रेज द आजाद हिंद फौज, उन्होंने वहां जाकर आजाद हिंद फौज बनाई। ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए, बाद में जिसको आईएनए बोला गया, टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल, भारत को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों के कंट्रोल से। 1944 में आईएनए ट्राई टू एंटर इंडिया थ्रू इम्फाल एंड द कोहिमा। तो आईएनए जो बनाई थी उसको 1944 में भारत में कोशिश की इंटर करने की, इम्फाल से होते हुए, कोहिमा से होते हुए, जो हमारे नागालैंड मणिपुर की कैपिटल्स हैं। बट द कैंपेन फेल्ड, लेकिन उनका अभियान क्या रहा? फेल हो गया। आईएनए मेंबर वर इम्प्रिजन एंड ट्राइड, वो जो आईएनए के मेंबर थे, सदस्य थे, उनको जेल में डाल दिया गया था, कैद में, और उन पर मुकदमे चलाए गए थे एंड ट्राइड किया गया। पीपल अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ पार्टिसिपेट्स इन द मूवमेंट्स अगेंस्ट द आईएनए ट्रायल। और देश भर के लोगों ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ संघर्षों में हिस्सा लिया था। ये था सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जिनके द्वारा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन की टाइटल दिया था। और उन्होंने वह फिर क्या बनाई? आजाद हिंद फौज बनाई, उसी को पर बाद में आईएनए का रूप दिया था। क्विट इंडिया एंड लेटर, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद की कंडीशन क्या थी? महात्मा गांधी जी डिसाइड इनिशिएट ए न्यू फेस ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द मिडल ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वार। गांधी जी के द्वारा क्या निर्णय लिया गया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया जो स्टेप था वो स्टार्ट किया था। ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली ही होल्ड देम, तो उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि फौरन भारत को छोड़ दे। ही टोल्ड देम टू द पीपल, ही सेड डू और डाई, उन्होंने कहा करो या मरो। उस नारा दिया गांधी जी के द्वारा, डू एंड डाई, या तो कुछ करो या मरो। इन यूर अफोर्ड टू फाइट द ब्रिटिश, हमें अंग्रेजों के लिए के खिलाफ लड़ना है, संघर्ष करना है, लड़ते या तो मारा जाना है या आज़ादी प्राप्त करनी है। बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली, लेकिन हमें बिना किसी हिंसा के, बिना किसी तोड़फोड़ के, बिना किसी दूसरा जो क्या होता है, बिना किसी अहिंसक से कोई घटना हुई, हमें अपनी आज़ादी को प्राप्त करना है। गांधी जी एंड अदर लीडर वर जेल एट वंस बट द मोमेंट स्प्रेड, गांधी जी और दूसरे नेता तो उनको जेल में बंद कर दिया गया था, इसके बाद भी आंदोलन फैलता चला गया। जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो फैलता चला गया। इट स्पेशली अट्रैक्टेड पीसेंट्स एंड यूथ, इस आंदोलन में किसानों को और जो जवान लोग थे उनको अट्रैक्ट किया। और गेव अप देयर स्टडी टू ज्वाइन, उन स्टूडेंट्स ने अपनी जो स्टडी थी वो छोड़ दिया था। कम्युनिकेशंस एंड सिंबल ऑफ द स्टेट अथॉरिटी वर अटैक्ड ऑल ओवर द कंट्री, इन मैनी एरिया पीपल सेट अप देयर ओन गवर्नमेंट्स। तो इस प्रकार पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में विद्यार्थी भाग लेना शुरू कर चुके थे। देश भर में कम्युनिकेशन और जो सिंबल बनाए गए थे, प्रतीक के बनाए गए थे ब्रिटिश के, उन पर हमले किए थे। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी अलग अलग सरकार बनानी शुरू कर दी थी। फर्स्ट रिस्पॉन्स द ब्रिटिश वाज सर्वे रिप्रेशन, जो सबसे पहले अंग्रेजों का कौन सा रास्ता बनाया था? रिप्रेशन का, दबाव डालने का, दमन का, लोगों को दबाना। एंड ऑफ द 1943 ओवर 90,000 पीपल वर अरेस्टेड। 1943 में अंग्रेजों के द्वारा कितने लोगों को जेल में डाल दिया? 90,000 लोगों को। एंड अराउंड 1000 किल इन द पुलिस फायरिंग, पुलिस फायरिंग में कितने लोगों को मार दिया गया? 1000। इन मैनी एरियाज ऑर्डर वर गिवन टू मशीन गन्स क्राउड फ्रॉम एयरप्लेन्स। द रेबिलियन हाउएवर
अल्टीमेटली ब्रोड द राज ऑफ टू इट्स नीज। उसने कहा कि बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भीड़, जहाँ-जहाँ भीड़ दिखाई दे, गोलियाँ बरसाने का आदेश दे दिया। एयरप्लेन से गोलियाँ बरसाने का आदेश दे दिया, ऑर्डर दे दिया गया था। लेकिन इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। कौन से विद्रोह ने? क्विट इंडिया मूवमेंट्स ने अंग्रेजों को हार मानने के लिए मजबूर कर दिया। टुवर्ड इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, अब हमारी आज़ादी की तरफ, और इसके बाद जो विभाजन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान, उसके बारे में। मीनवाइल 1914 मुस्लिम लीग हैड मूव्ड ए रिसोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरिया ऑफ द कंट्री। 1940 के बाद जो मुस्लिम लीग बनी थी, उसके द्वारा एक अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की डिमांड रखी गई थी, यानी कि मुस्लिम लोगों का अलग से स्टेट होना चाहिए। कौन से? नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न एरिया, जो बाहर हमारे कौन कौन से पार्ट में? नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न एरिया के अंदर। द रिसोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन इसमें पाकिस्तान का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया था, मेंशन नहीं किया गया था कि पाकिस्तान ही हमारा अलग देश होगा। व्हाई डिड द लीग आस्क फॉर द ऑटोनोमस अरेंजमेंट फॉर द मुस्लिम ऑफ द सब कंटिनेंट। तो इस प्रकार मुस्लिम लीग ने हमारे सब कंटिनेंट के जो मुसलमानों के लिए अलग से एक ऑटोनोमस अरेंजमेंट, यानी कि अपनी स्वतंत्र व्यवस्था की मांग क्यों की गई थी? मुस्लिम के लिए अलग से क्यों मांग की गई थी? तो हमारे इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट हम आप समझते हैं नागालैंड, मणिपुर या बांग्लादेश की साइड में है, और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जो हमारा जो पाकिस्तान है, इसकी तरफ है। तो ये इन इन हिस्सों में उन्होंने अपनी अलग से स्वतंत्र, जो बांग्लादेश है इसके टू पार्ट हो गए थे, एक ईस्ट बंगाल हो गया था, एक वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल किसका? मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और यहाँ के एरिया में जो हमारा नॉर्थ और वेस्ट एरिया था, यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इसलिए इन्होंने यहाँ से अलग से मुस्लिम स्टेट के लिए डिमांड रखी थी। फ्रॉम द 1930 के बाद लीग बिगिन वीविंग द मुस्लिम एज ए सेपरेट नेशन। उन्होंने अलग से हिंदुओं से अलग एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग रखी थी। डेवलपिंग द नोशन इट मे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिस्ट्री टेंशन बिटवीन सम हिंदूज एंड मुस्लिम ग्रुप 1920 से 1930। तो 1930 के आखिरी के सालों में जो मुस्लिम लीग थी, उसके द्वारा मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी, और इस विचार तक पहुंचने के से बाद 20 से 30 के जो डिकेड थे, हिंदू मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच, यानी कि जो अलग अलग संस्थाएं बनाई गई थी, उनके बीच आपस में टेंशन का माहौल रहना शुरू हो गया था। टेंशन हिंदू और मुसलमानों के बीच शुरू हो गई थी। तो यहाँ है मौलाना आज़ाद, दूसरे मेंबर्स हैं कांग्रेस के जो वर्किंग कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं सेवाग्राम के अंदर। 1942 में ये पिक्चर दी गई है, गांधी जी हैं, ये मौलाना आज़ाद हैं। आज़ाद वाज बोर्न इन मक्का टू ए बंगाली फादर एंड अरब मदर्स। उसके जो पिताजी थे वो बंगाली थे, माता जी थी जो अरब की थी। वेल वर्ज इन मैनी लैंग्वेज, वो कई लैंग्वेज के जानने वाले थे, जानकार थे। आज़ाद वाज ए स्कॉलर इस्लाम धर्म के विद्वान थे, और एक्सपोनेंट्स ऑफ द नोशन ऑफ द वहादते दीन, यानी द एसेंशियल वननेस ऑफ ऑल रिलीजन एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट्स गांधी मोमेंट्स स्टंट एडवोकेट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटीज। ही वाज अपोज टू जिन्ना टू नेशन थ्योरी। जो मौलाना आज़ाद थे, वो गांधी जी के आंदोलनों में हमेशा भाग लेते रहे थे, हिंदू मुस्लिम एकता के वो हमेशा समर्थक थे, लेकिन उन्होंने जो जिन्ना के द्वारा टू नेशन राष्ट्र, दो राष्ट्र सिद्धांत के हमेशा खिलाफ रहे थे। तो यहाँ अलग अलग के बारे में बताया गया है। पहले हमने आज़ाद के बारे में पढ़ा, मौलाना आज़ाद। अब हम यहाँ चक्रवर्ती राजगोपालचारी के बारे में, तो ध्यान से सुनना है। यहाँ चक्रवर्ती राजगोपालचारी स्पीकिंग गांधी जी के साथ आपस में बातचीत कर रहे हैं। जिन्ना टॉक्स, जिन्ना के बारे में आपस में बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, 1944 में वेस्ट जो नेशनलिस्ट थे, लीडर, सबसे बड़ी उम्र के नेता थे हमारे, कौन? ये राजगोपालचारी राष्ट्रवादी लीडर थे। साल्ट सत्याग्रह में सी राजगोपालचारी पॉपुलरली नोन एज द राजा जी, इसको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। मेंबर ऑफ द अंतरिम गवर्नमेंट 1946 एज फ्री इंडिया फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। पूछा जा सकता आजादी के बाद जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे वो थे राजगोपालचारी जी, तो जिनको राजा जी बोलते हैं। अंतरिम सरकार के मेंबर थे ये 1946 में। तो ये सारी डिटेल इसकी। अब यहाँ देखते हैं हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। ये वल्लभ भाई पटेल हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था इन्होंने
independence during 1945 से 47. Patel hailed from an improvised peasants proprietors families. Nadiad, Gujarat, a foremost organizer of the freedom movements from 1918 onward, Patel served a Pakistan Congress in 1931. सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद जो नादियाड गुजरात के एक किसान व्यवसायी परिवार थे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1918 के बाद वो जो फ्रीडम मूवमेंट था उसमें उन्होंने भाग लिया था और 1930 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कब बने थे? 1931 में। तो ये हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में याद रखना। ये हमारे मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी आपस में 1944 में बातें कर रहे हैं। एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो हिंदू मुस्लिम एकता के एम्बेसडर समर्थन के माने जाते थे, जिन्ना ने 1920 में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया था लखनऊ पैक्ट के अंदर। ही रीऑर्गेनाइज्ड मुस्लिम लीग्स आफ्टर 1934, बिकेम ए मेजर स्पोकपर्सन फॉर द डिमांड फॉर पाकिस्तान। पहले हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने समर्थन किया था, लेकिन बाद में 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को दोबारा पुनर्जीवित किया, दोबारा उसके अंदर कई नेताओं को जोड़कर एक दोबारा उसको बनाया, स्थापित किया और पाकिस्तान की जो मांग की थी वो किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ गांधी जी बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू से। महात्मा गांधी, ये 1946 की बात है कि बातचीत कर रहे हैं नेहरू जी और गांधी जी। गांधी जी डिसिप्लिन ए कांग्रेस सोशलिस्ट एज ए इंटरनेशनलिस्ट, नेहरू आज ए लीडिंग आर्किटेक्चर ऑफ नेशनल मूवमेंट्स एंड द फ्री इंडिया इकोनॉमिक एंड पॉलिटी। तो इसमें क्या बताया है? गांधी जी के साथ नेहरू जी राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्र भारत की जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल व्यवस्था होगी उसके बारे में आपस में बातचीत कर रहे थे। जनरल कंस्टिट्यूएंसी क्या होती है? निर्वाचन क्षेत्र। इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट्स विद रिजर्वेशन फॉर एनी रिलीजियस अदर कम्युनिटी। तो इसमें क्या है? किसी धार्मिक या दूसरे संप्रदाय के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं हो, नो रिजर्वेशन। इम्पोर्टेंटली द प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 37। तो इन सब के बाद हमने क्या देखा यहाँ? 1920 और 30 के बीच में हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्या आ चुका था? टेंशन हो चुकी थी। अब इसके बाद 1937 में जो इलेक्शन हुए थे, convince the league that Muslim were a minority that would always have a place second fiddle in any democratic structure। तो इसमें क्या बताया गया था कि 1937 के जो चुनाव किए थे इसमें सबसे बड़ा रीजन क्या था कि चुनाव में जो इलेक्शन में मुस्लिम लीग को इस बात का विश्वास दिला दिया गया था कि हाँ मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है वो कम है, माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक है। इसी प्रकार किसी भी डेमोक्रेटिक, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर वो हमेशा ही माइनॉरिटी में रहेगी या अल्पसंख्यक में बनी रहेगी। इट फियर्ड, उनका डर था कि दैट मुस्लिम में इवन गो अनरिप्रेजेंटेड। उनको हमेशा ये डर रहा था, इनको डर था कि मुसलमानों को कोई रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि ही ना मिल पाए। द कांग्रेस रिजेक्शन द लीग डिजायर। तो इस प्रकार कांग्रेस के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया किसकी इच्छा? लीग की इच्छा। लीग क्या चाहती थी कि हमें अलग से रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन में मिले, चुनाव में मिले। फ्रॉम ए ज्वाइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंस इन 1937 आल्सो अनाउंस द लीग। तो इस प्रकार 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत जो आज का हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश है, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिसमें जो मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस पार्टी थी इसमें और भी दूरियां आ चुकी थी और भी भेदभाव मतभेद हो चुके थे। कांग्रेस फेलर टू मोबिलाइज द Muslim message in the 1930 decades allow the league to win its social support। कांग्रेस इस बात में फेल हो चुकी थी कि मुसलमानों की जो जनता है उसके साथ आपस में बातचीत कर सके। 1930 डिकेड्स में लीग के द्वारा सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद की। तो यानी कि जो जनता है वो किसके साइड हो गई थी? मुस्लिम जो जनता थी वो मुस्लिम लीग थी के साइड में हो गई, क्योंकि जो कांग्रेस थी वो फेल हो चुकी थी जनता, मुस्लिम जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने में। It showed to be enlarged its sports in the early 1940 when most Congress leaders were in jail। 1914 की बात है कि जिस समय कांग्रेस के ज्यादातर नेता जेल में थे, उस समय मुस्लिम लीग ने अपना प्रभाव ज्यादा लोगों पर फैलाया था।
एट द एंड ऑफ द वार, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, कब 1945 में, शुरू कब हुआ था 1939 में, तो ये खत्म कब हुआ 1945 में, 1945 में। ब्रिटिश ओपन नेगोशिएशंस बिटवीन द कांग्रेस, तो जो ब्रिटिश सरकार थी भारतीय स्वतंत्रता के लिए बातचीत शुरू कर दी थी। बिटवीन द कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी थी उनके साथ स्वतंत्रता से रिलेटेड बातें शुरू करती थी। लीग एंड देम सेल्फ फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि हम आप भारत को आज़ाद कर देंगे। द टॉक फेल्ड, लेकिन ये बातचीत असफल रही, बिकॉज लीग साइड itself एज ए सोल स्पोक पर्सन ऑफ इंडिया मुस्लिम, क्योंकि जो मुस्लिमों की तरफ से अकेली मुस्लिम लीग बोल रही थी, कांग्रेस कुड नॉट एक्सेप्ट दिस क्लेम सिंस ए लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम स्टिल सपोर्टेड इट। कांग्रेस के इस दावे को मंजूर नहीं किया गया क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम अभी भी उनके साथ थे, यानी कि कुछ मुस्लिम लीग के साथ थे, कुछ कांग्रेस पार्टी के साथ मुस्लिम व्यक्ति थे। तो इस प्रकार वो पूरी तरह से सफल नहीं हुए। नहीं तो आज़ादी की बात कब स्टार्ट हो चुकी थी 1947 में। इलेक्शन टू द प्रोविंसेस वर अगेन हेल्ड इन 1946, पहले कब हुए थे 1937 में इलेक्शन हुए थे, तब 11 में से कितने प्रोविंस मिले थे उनको, 7 मिले थे। तो अब दोबारा से इलेक्शन की बात कर रहे हैं 1946 में। इलेक्शन प्रांतों में करवाए गए, जो इंडिया के प्रांत थे, प्रोविंसेस थी। कांग्रेस डिड वेल इन द जनरल कंस्टिट्यूएंसी, तो कांग्रेस के जो निर्वाचन क्षेत्र में उनका जो प्रदर्शन था वो अच्छा रहा था। बट द लीग सक्सेस इन द सीट रिजर्व फॉर मुस्लिम वाज स्पेक्टिकुलर, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी उसको भी मुसलमानों की कई सीटें मिल चुकी थी, उसको भी कई सीटें प्राप्त हुई थी। इट परसिस्ट विद इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान, इसी के आधार पर उन्होंने पाकिस्तान की मांग को और ज्यादा बढ़ा दिया। इन मार्च 1946 ब्रिटिश कैबिनेट सेंट ए 3 मेंबर मिशन, 1946 में यहाँ पर एक कैबिनेट भेजा अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली के अंदर, एग्जामिन दिस डिमांड फॉर एंड सजेस्ट ए सुटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फॉर फ्री इंडिया। तो 1946 में मार्च में ब्रिटिश सरकार जो डिमांड रखी गई थी आज़ादी की, इस डिमांड की जांच पड़ताल करने के लिए उन्होंने एक 3 सदस्य का कमीशन यहाँ पर भेजा, और उस इस मिशन के द्वारा सजेस्ट किया गया कि इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड एंड कंस्टिट्यूट इटसेल्फ एज ए लूज कॉन्फेडरेशंस विद सम ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजॉरिटीज एरिया। तो उनके द्वारा क्या सुझाव दिया गया था, जो कमीशन या मिशन बनाया गया था, उस मिशन के द्वारा सुझाव दिया गया कि भारत अभी भी अच्छी तरह से, यानी कि जो लोगों के अंदर मतभेद है वो भी अभी मतभेद जारी हैं, लोगों के अंदर अब भी हिंदू मुस्लिम एकता नहीं बनी हुई है। मुस्लिम अपने लिए कुछ अलग डिमांड रख रहे हैं, हिंदू अपने लिए अलग डिमांड रख रहे हैं। इस प्रकार बट इट कुड नॉट गेट द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग टू एग्री द स्पेसिफिक डिटेल द प्रपोजल पार्सन नाउ बिकेम मोर एंड लेस इनवेटेबल। तो इस प्रकार कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ही अपने प्रस्ताव अलग अलग रख रहे हैं, दोनों एक प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। तो इस प्रकार देश का जो अब विभाजन है, वो पार्टीशन है, वो जरूरी हो चुका है, असवम यानी कि एसेंशियल हो चुका है। तो अब यहाँ दे रखा है खान अब्दुल गफ्फार खान, ये जो पिक्चर दिखाई गई है, तो इसमें यहाँ खान अब्दुल गफ्फार खान दिखाए गए हैं, जिसको गांधी जी का बिल्कुल साथी बोला जाता है, इसलिए इसको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। ये खान अब्दुल गफ्फार खान, पेस्टल लीडर फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस विद हिज colleagues a peace march through बिहार मार्च 1947, बिहार के अंदर उन्होंने एक यात्रा निकाली थी, उसमें इसने भाग लिया था। आल्सो नोन एज ए बादशाह खान, इसको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। एंड ही वाज ए फाउंडर ऑफ द खुदाई खिदमतकार, उसने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम है खुदाई खिदमतकार। पावरफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट्स अमंग द पठान्स ऑफ हिज प्रोविंसेस, उसके जो प्रांत के पठानों को लोकप्रिय आंदोलन उसने स्टार्ट किया था, नॉन वायलेंट अहिंसा से रिलेटेड मोमेंट्स अमंग द पठान ऑफ हिज प्रोविंसेस। बादशाह खान वाज स्ट्रांगली अपोज टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो अब खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ये अपोज थे, विरोधी थे, किसके, कि भारत का बंटवारा ना हो, पार्टीशन ना हो। ही क्रिटिसाइज हिज कांग्रेस कोलीग्स फॉर एग्रीइंग टू 1947 डिवीजन, तो 1947 का जो अलग होने की मंजूरी दी गई थी, तो वो उनसे आलोचना भी की थी कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी बुराई भी किसके द्वारा की गई थी, खान अब्दुल गफ्फार के बाद। अब ये दिया गया रिफ्यूजी फ्रॉम द
रियोटोन पंजाब गैदर इन न्यू दिल्ली सर्च ऑफ शेल्टर एंड फूड। तो पार्टीशन के बाद, बंटवारे के बाद, जो पाकिस्तान की साइड में हिंदू पॉपुलेशन थी वो हमारे इंडिया की साइड में आ गई थी, और जो हमारे इंडिया की साइड में मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो पाकिस्तान की तरफ चली गई। तो इस प्रकार से जो पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन ये इधर हमारे इंडिया में आ गई थी, और हम यहाँ से मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी वो पाकिस्तान की तरफ चली गई थी। तो इस प्रकार ये पार्टीशन के बाद रिफ्यूजी होते हैं, शरणार्थी, यानी कि जिनको रहने की कोई जगह नहीं थी, वैसे ही उस समय उनको वहां से चलता कर दिया था और यहाँ से ये चल दिए थे। तो इस प्रकार इनके पास रहने का कोई स्थान नहीं था। आफ्टर द फेलर ऑफ द कैबिनेट मिशन, इस प्रकार जो 1946 में एक मिशन आया था जिसको कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है, तो उसकी विफलता के बाद मुस्लिम लीग डिसाइड ऑन मास एगिटेशन फॉर द विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड्स। तो मुस्लिम लीग ने अपनी जो पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला शुरू कर दिया, यानी कि हम एक आंदोलन करेंगे ऐसा मुस्लिम लीग ने घोषणा कर दी। इट अनाउंस 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 को उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का अनाउंस कर दिया था। ऑन दिस डे रोएट्स ब्रोक्स आउट इन कलकत्ता, तो इस दिन वो कलकत्ता के अंदर दंगे फसाद करेंगे, लास्टिंग सेवरल डेज एंड रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल बाय मार्च 1947 वायलेंस स्प्रेड इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न इंडिया। तो इस प्रकार वहां पर जो दंगे थे कलकत्ता से स्टार्ट हो चुके थे, और यहाँ से जो दंगे हैं जिसमें हजारों लोग मारे गए, मार्च 1947 तक नॉर्थ जो भारत का पार्ट है वहां के अलग अलग हिस्सों तक ये घटना फैल चुकी थी। इस प्रकार मैनी 100,000 पीपल, कई सौ जो हजारों व्यक्ति हैं इसमें मारे गए, एंड numerous women had to face untold brutalities during the partition, और हजारों महिलाओं को इस विभाजन के कारण, इस पार्टीशन के कारण बहुत सारे अत्याचारों को सहन करना पड़ा। यानी कि जब इधर से उधर जा रहे थे, उधर से यहाँ आ रहे थे, तो इसमें महिलाओं की जो हालत हुई थी, जो कंडीशन हुई थी वो बहुत ही ज्यादा बुरी थी। मिलियंस ऑफ पीपल वर फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम्स, लाखों लोगों को जबरदस्ती उनके घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। टोरन एज अंडर फ्रॉम देयर होमलैंड्स, और उनके अपने ही घरों से निकाल दिया गया था। दे वर रिड्यूस्ड टू बीइंग रिफ्यूजी एज एलियन लैंड्स, तो इस प्रकार वो अपने मूल स्थानों को छोड़कर रातों रात अजनबी जमीनों पर शरणार्थी बन चुके थे, दूसरे जो पार्ट था उसमें आ चुके थे। पार्टीशन आल्सो मींट दैट इंडिया चेंज, तो पार्टीशन के बाद, विभाजन के बाद भारत की जो शक्ल थी वो चेंज हो चुकी थी, रूपरेखा चेंज हो चुकी थी। मैनी ऑफ सिटी चेंज, बहुत सारे शहर चेंज हो चुके हैव ए न्यू कंट्री, एक नया देश बना था जिसका नाम था पाकिस्तान। शो द जॉय ऑफ आवर कंट्री इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल कम मिक्स्ड विद पेन एंड वायलेंस ऑफ द पार्टीशन, हमें आज़ादी की खुशी तो मिली, लेकिन उस खुशी के साथ साथ हमें पार्टीशन की जो पीड़ा थी और हमारे सामने जो प्रॉब्लम आई थी, हिंसा की जो प्रॉब्लम आई थी, उसका भी हमें सामना करना पड़ा। अब यहाँ है नेशनलिज्म इन अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर ये मामला कहाँ का है, घाना, अफ्रीका के अंदर एक जगह है, वहां पर किस प्रकार राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो इसमें हम देख लेते हैं लेट 19th एंड अर्ली 20th, 19वीं सदी के लास्ट पार्ट और 20वीं सदी की स्टार्टिंग में विटनेस ऑफ राइज नेशनलिज्म, वहां पर नेशनलिज्म उदय हो रहा था। अफ्रो अफ्रीकन कंट्री, कई जो अफ्रीका और एशियन कंट्री थे वहां पर, मैनी दीज नेशनलिज्म अरोज ए पार्ट ऑफ द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, यानी कि वहां भी आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ स्ट्रगल शुरू कर दिया था। कॉलोनियल रूल इन अफ्रीका वाज डिक्टोरियल्स, अफ्रीका के अंदर जो अंग्रेजी शासन था वो तानाशाही जैसा था, तानाशाही की अपनी मनमर्जी का शासन करते थे। ओनली द चीफ वर अलाउड टू रूल ऑन बिहाफ द फॉरेन पावर्स, वहां पर सिर्फ विदेशी शासकों को, मुखियाओं को शासन चलाने की छूट दी गई थी। अल्टरनेटली लॉ अफेक्टिंग अफ्रीकन वर क्रिएटेड इन ऑल वाइट लेजिस्लेचर, अफ्रीकन हैड नो डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशंस नॉट until after second world war at least. Forcible take over the land from local owner or users, taxations and poor working condition lead to many African protest। तो इस प्रकार अफ्रीका में जो औपनिवेशिक सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, वो तानाशाही जैसी थी। वहाँ पर मुखियाओं का शासन होता था, सिर्फ अफ्रीकियों के बारे में केवल जो वाइट रिप्रेजेंटेटिव थे वही कानून बनाते थे। कम से कम दूसरे विश्व तक तो अफ्रीकों के पास निर्णय लेने की कोई ताकत नहीं थी, कोई पावर नहीं थी, ना ही अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाने की कोई ताकत नहीं थी। वहाँ के जो लोकल ओनर थे
जमीनों का उनसे जबरन छीन ली गई थी, उनके टैक्सेज में इंक्रीज कर दिया गया था, बढ़ोतरी की गई थी। इस प्रकार अब उनके विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में अफ्रीका के अंदर प्रोटेस्ट आंदोलन शुरू हो चुके थे। 1957 घाना नोन अंटिल देन ए गोल्ड कोस्ट, घाना का पहले पुराना नाम क्या था? गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। एंड बिकम द फर्स्ट सब सहारा अफ्रीकन कंट्री टू गेन इंडिपेंडेंस, वह पहला देश जाना जाता है जो अफ्रीका का पहला सब सहारा क्षेत्र माना जाता है जिसको स्वतंत्रता मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी। फ्रीडम मूवमेंट वाज लीड बाय द, जो फ्रीडम मूवमेंट था वो किसके द्वारा था? कुआमे नक्रूमा, कुआमे नक्रूमा के द्वारा वहां चलाया गया था। कौन सी? पीपुल्स पीपुल्स पार्टी, कौन सी पार्टी थी? पीपुल्स पार्टी के द्वारा चलाया गया था। बायकॉट द मास रिलीज, उनका बायकॉट किया गया था, कई रैलियां निकाली गई थी। 1951 में पार्टी वोन ए ह्यूज इलेक्टोरल विक्ट्री, वहां चुनाव में इस पार्टी को बहुत बड़ी विजय मिली, जीत मिली। इट अपोज द एक्साइटिंग सिस्टम इन विच द ब्रिटिश रूलर अलाउ द चीफ टू नॉमिनेट रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेचर। इट पास द ब्रिटिश टू ग्रांट ए लेजिस्लेचर एंड कंटेन no nominated or special member won this demand 1954. Election to be new legislative council were held 1956. Convention People Party won these, thus paving the way for the proclaims independence nation under the name Ghana. तो 1941 में जो वहाँ की जो पार्टी थी, उस पार्टी को इलेक्शन में बहुत बड़ी सफलता मिली थी और इस पार्टी ने उस प्रणाली का विरोध किया, जो अंग्रेजों की प्रणाली थी उसका विरोध किया। और ब्रिटिश जो रूलर थे, उनके जो चीफ थे, नेता थे, उनकी विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार दिया था। इस पार्टी में अंग्रेजों पर दबाव डाला कि वो ऐसी विधानसभाएं बनाए जिसको नॉमिनेट किया जा सके या विशेष सदस्य न हो। 1954 में इस डिमांड को मान लिया गया और 1956 में एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, परिषद बनाई गई, जिसके लिए चुनाव हुए। और इस चुनाव में इस पार्टी में कन्वेंशन पीपल्स पार्टी, कौन सी पार्टी थी? कन्वेंशन पीपल्स पार्टी को सफलता मिली और गोल्ड कोस्ट के हटाकर इसका नाम घाना रख दिया गया था। तो ये थी नेशनलिज्म अफ्रीका की शुरुआत और किस प्रकार वहां भी आजादी मिली थी। ओके स्टूडेंट्स, लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है। ओके, थैंक यू।